गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत गुणात्मक प्रविधियों को आगे बढ़ाते हुए एक नए विषय को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसे कहते हैं विषय वस्तु विश्लेषण या अंतर वस्तु विश्लेषण यानी कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस पहले तो हम चर्चा करेंगे कि विषय वस्तु विश्लेषण प्रविधि का प्रयोग न केवल समाजशास्त्र में होता है, बल्कि राजनीति शास्त्र व अन्य समाज विज्ञानों में भी इसका बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। विषय वस्तु विश्लेषण वास्तव में सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण पद्धति है, जिसकी उपादेयता को संचार के विभिन्न साधनों के विकास के संदर्भ में देखा जा सकता है। यानी संचार के जो विभिन्न साधन हैं, माध्यम हैं, उनके द्वारा ही हम कंटेंट एनालिसिस को जान सकते हैं। पत्रकारों द्वारा सर्वप्रथम इस पद्धति को प्रयोग किया गया, जिसमें राजनीति, अपराध, तलाक या विवाह विच्छेद या कीड़ा यानी खेल समूह आदि विषय से संबंधित विषय वस्तु के विश्लेषण किए गए और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए। इस प्रविधि का प्रयोग साहित्य के क्षेत्र में भी होता है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी किया गया और समाज विज्ञान में तो बहुतायत रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे विषय से संबंधित तथ्यों को गुणात्मक अथवा मात्रात्मक रूप से एक निश्चित श्रेणियों में विकसित करने का काम किया जाता है। अंतर्वस्तु या विषय वस्तु विश्लेषण अनेक प्रकार की अनुसंधान समस्याओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इस पद्धति द्वारा प्रकाशित अथवा अप्रकाशित लेखों पुस्तकों आदि का विश्लेषण किया जाता है और उनके आधार पर जो तथ्य संकलित किए जाते हैं, उनके द्वारा संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का काम विषय वस्तु विश्लेषण के माध्यम से पूर्ण होता है। इस प्रकार लिखित सामग्री को संचार क्रिया का परिणाम माना जा सकता है। तो हमें पहले संचार के जो महत्वपूर्ण अवयव हैं उनको जानना होगा, तभी हम विषय वस्तु विश्लेषण को अच्छे से समझ सकेंगे, उसके अर्थ को जान सकेंगे। सबसे पहले हम जब बात करते हैं संचार, जो भी एक व्यक्ति इसका अन्य व्यक्ति के द्वारा, एक समाज का अन्य समाज के द्वारा, यानी अंतःक्रिया का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। सामान्यतः संचार के अवयवों को जब हम बात करते हैं, तथ्यों की बात करते हैं, तो उनको हम 6 भागों में देख सकते हैं। पहला तो अवयव है, उसको प्रेषक भी बोल सकते हैं, यानी जो व्यक्ति संचार का कार्य करता है उसको प्रेषक कहा जाता है। दूसरा कार्य होता है, दूसरा अवयव संचार का होता है संदेश, यानी व्यक्ति संचार का कार्य कर रहा है, जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं, अनुभूतियों, उद्देश्य आदि को प्रकट करता है, यानी संदेश देता है, यानी अपनी अभिव्यक्ति को जो प्रकट करने का जो तरीका है वो आपका संदेश के रूप में जाना जाता है। तीसरा अवयव है प्रवाह पथ, अर्थात संदेश को किसी न किसी प्रकार की अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रकट किया जाता है। संदेश में हमने बात की कि व्यक्ति की भावनाएं हैं, कोई उद्देश्य हैं, कोई कार्य हैं, तो उनको किस प्रकार से वो अभिव्यक्त करता है दूसरे के लिए, तो वो आपका प्रवाह पथ कहलाता है। अगला अवयव है चौथा संग्राहक, यानी संदेश देने वाले व्यक्ति जो अपनी अनुभूतियां हैं, जो भेज रहा है, भावनाएं हैं, उनको ग्रहण करने वाला व्यक्ति संग्राहक के रूप में जाना जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण अवयव जाना जाता है प्रभाव, इसके ऊपर संदेश का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी संग्राहक के ऊपर संदेश जो मिला है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और अंतिम अवयव उद्देश्य हैं, जो पूरे संचार का उद्देश्य, मतलब संचार क्यों किया जाता है, इस द्वारा उद्देश्य एक महत्वपूर्ण अवयव है, जिसके द्वारा हम इस संपूर्ण प्रक्रिया को जानने का प्रयास करते हैं। यानी संचार के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी भावनाओं, अभिव्यक्तियों को स्पष्ट करता है। इस तरह से विषय वस्तु विश्लेषण में कौन है, किन से है, क्यों है जैसे प्रश्नों के उत्तर हम जानने का प्रयास करते हैं और
विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए विषय वस्तु विश्लेषण को एक महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में समाजशास्त्र में अपनाया जाता है। यूँ तो विषय वस्तु विश्लेषण का शुभारंभ 1926 में हुआ, जब मैल्कॉम विली का एक अध्ययन दी कंट्री न्यूज़पेपर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद इस पद्धति को क्रमबद्ध और व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ रूप से विशुद्ध बनाने का जो प्रयास किया गया वो 1930-40 के टाइम में किया गया, और अनेक विद्वानों ने इस विधि को अपनाकर बहुत सारे अध्ययन प्रस्तुत किए। और इस विधि का प्रयोग संगीत, चित्रकारी, शिक्षा, राजनीति शास्त्र आदि में सभी समाज विज्ञानों में इसका बखूबी इसका प्रयोग किया गया। हम बात करेंगे कि अंतर्वस्तु विश्लेषण कहते किसको हैं। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे कैप्लोन के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण या विषय वस्तु विश्लेषण पद्धति एक दी गई वार्ता के अर्थों की एक व्यवस्थित व मात्रात्मक रूप से व्याख्या करती है। यानी हम जब कोई वार्ता करते हैं उसका क्या अर्थ है, तो उसको दूसरा संग्राहक किस रूप में उसको जानने का प्रयास करता है, तो वही आपका विषय वस्तु विश्लेषण कहलाता है। इसी चीज़ को प्रोफेसर यंग कहते हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण साक्षात्कारों, प्रश्नावली, अनुसूचियों तथा अन्य लिखित या मौखिक भाषा तथा अभिव्यक्तियों द्वारा प्राप्त अनुसंधान तथ्यों की विषय वस्तु का क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ और परिमाणात्मक वर्णन के लिए अपनाए जाने वाली एक प्रविधि है। यानी जो भी हम सामाजिक विज्ञानों में जो प्रविधियां काम लेते हैं गुणात्मक रूप से, उनके द्वारा जो हम तथ्य संकलित करते हैं, क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उनमें जो व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है, चीज़ को समझाने का प्रयास करता है, तो वही आपकी विषय वस्तु विश्लेषण कहलाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि विषय वस्तु विश्लेषण पद्धति समाचार पत्रों, उपन्यास, भाषणों आदि संचार माध्यमों की विषय वस्तु का वस्तुनिष्ठ, क्रमबद्ध और परिमाणात्मक वर्णन करती है। यानी भाषागत अभिव्यक्ति है विषय वस्तु, जिसमें विश्वसनीयता के रूप में एक प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसमें गुणात्मक व मात्रात्मक परिमाणात्मकता को महत्व दिया जाता है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम इस पद्धति की 6 विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं। पहला, जैसा कि हमने संचार की बात की थी, इसका संबंध मूलतः संचार से होता है, यानी संचार वाहन के प्रभावों के निर्धारण से इसका प्रभाव होता है, और जिसके हम 6 अवयवों की बात की थी कि प्रेषक होता है, संदेश होता है, उसमें संग्राहक होता है, उद्देश्य होता है, और इस तरह के विभिन्न अवयवों के माध्यम से संचार को पूर्ण किया जाता है। दूसरी विशेषता हमने ये बात की, ये मात्रात्मक विधि होती है, जिसमें व्यक्ति की भावनाओं, अभिव्यक्तियों को देखने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि ये मात्रात्मक है, वस्तुनिष्ठ, अतः इसमें वस्तुनिष्ठता का पक्ष भी पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो अध्ययन किए जाते हैं वे व्यवस्थित व क्रमबद्ध पाए जाते हैं। अगली इसकी विशेषता यह है कि ये भाषा के अर्थ और वाक्य विन्यास के आयामों पर ही प्रयुक्त होती है, क्योंकि इसमें संदेश देने वाला एक प्रेषक होता है और संग्राहक एक उस भावना अभिव्यक्तियों को ग्रहण करने वाला होता है। तो इसमें मनुष्य की, व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति, भावनाओं यानी वाक्य विन्यास के आयाम प्रमुख स्थान रखते हैं। इसका प्रयोग सामाजिक सामान्यीकरणों के लिए किया जाता है, जैसा कि प्रोफेसर यंग ने परिभाषित भी किया है कि जब हम सामाजिक अनुसंधान में प्रश्नावली, साक्षात्कार जैसी प्रविधियों को प्रयुक्त करते हैं, तो लिखित या अन्य लिखित रूप में जब उन अनुसंधान तथ्यों को विषय वस्तु व क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है, तो वह आपकी विषय वस्तु विश्लेषण कहलाती है। यानी ये किसी भी अनुसंधान के सामान्य निष्कर्ष निकालने का कार्य करती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस पद्धति द्वारा सभी प्रकार के चरों का मापन तो नहीं किया जा सकता,
किंतु संचार घटनाओं का निरीक्षण और मापन किया जा सकता है। जैसा कि प्रोफेसर कालिंजर का कहना भी है, वस्तु विश्लेषण चरों के मापने के लिए संचारों के व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण की पद्धति है। उदाहरण के लिए हम वर्तमान में कंप्यूटर के प्रयोगों की अधिकता के परिणाम स्वरूप इस पद्धति का प्रयोग अपेक्षाकृत और सुगमता से देख सकते हैं। इस रूप में विषय वस्तु विश्लेषण चुनी हुई लिखित सामग्री में से किसी अनुसंधान से संबद्ध तथ्यों को प्राप्त करने की एक विधि है। ये क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक होती है, यानी यह एक तकनीकी से जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनका अंक गणितीय विश्लेषण भी किया जा सकता है। इस प्रकार अंतर्वस्तु विश्लेषण का संबंध समाचार पत्रों संचार के लिए महत्वपूर्ण होता है और चूँकि इसमें वस्तुनिष्ठ व मात्रात्मक परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे वैज्ञानिक विधि के रूप में माना जा सकता है। थैंक यू।